हे देयर, दिस इज़ प्रांशु वर्मा एंड हाउ आर यू? अच्छे हो भाई? कोरोना की दूसरी वेव आ चुकी है, ठीक है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कैसे हो, बच के रहो, ठीक है। अभी ठीक है, आप लोग तो शायद दूर हैं बहुत ज़्यादा, यहाँ तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आई लिव इन NCR, दिल्ली NCR, तो यहाँ पर तो बहुत धमाका मचाया हुआ है फिर से कोरोना ने, ओके। सो ज़्यादा टाइट हो गया। सो अपन लोग आज क्वेश्चन करेंगे कॉम्पिटिटिव, 6-7 क्वेश्चन होंगे, मे भी 6 क्वेश्चन तो होंगे मिनिमम। मैं देखूँगा कम कराने या ज़्यादा कराने, डिपेंड्स, ओके। क्योंकि आपको पता है क्या नाम, सब चीज़ें जो रहती हैं वो रैंडम रहती है, ओके। हाँ, रैंडमनेस होनी भी चाहिए थोड़ी सी। क्वेश्चन देखें, चलिए। अच्छा, एक चीज़ आज मैं देख रहा था और मैं बहुत इंस्पायर हुआ उस चीज़ से। आज मैं एक कोई प्रोफेसर है, नाम मुझे याद नहीं अभी, ठीक है, कुछ A.समथिंग करके नाम था, MIT में प्रोफेसर है, ठीक है, MIT यू नो, अमेरिका में। सो मैं उनका लेक्चर देख रहा था, लेक्चर नहीं बल्कि स्पीच देख रहा था। ही वॉज गिविंग अ स्पीच टू देयर स्टूडेंट, टू हिज स्टूडेंट ऑब्वियसली। सो उन्होंने एक बात की, ठीक है। अब उन्होंने तो इंग्लिश में बोला था, मैं उतना याद नहीं है उनको सेंटेंस क्या क्या था, मैं लिख के लाया नहीं हूँ कहीं, लेकिन जो मेरे दिमाग में अटैच होगी वो चीज़, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ओके। ही सेड कि आई एम नॉट हियर टू टीच यू द मैथ, ओके, आई एम हियर टीच यू द फिजिक्स। सम पीपल सेड कि सर आपका जो एग्ज़ाम है, जो आपके क्वेश्चंस है, उनमें समथिंग लाइक कि कुछ कैलकुलेशंस अच्छी होनी चाहिए, देयर शुड बी मोर कैलकुलेशन दैट यू आर गिविंग। ही सेड कि आई एम नॉट टीचिंग द मैथ्स, आई डोंट केयर कि आपको 2 × 2 आता है कि नहीं, आई जस्ट हियर ओनली टू टीच यू द कंसेप्ट, ओके। मैं वही बात मैं भी करता हूँ आपको कि मेरा काम नहीं है आपको मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न टीच करना, मेरा काम है कंसेप्ट सिखाना, फॉर्मुलेशन प्रोवाइड करना कि क्या फॉर्मुलेशन है, ओके, किस तरीके से फॉर्मूला बना है, किस तरीके से उसको सिमुलेट करना है आप लोगों को, दैट्स इट, ओके। और ही सेड कि भैया कॉन्सेप्ट यदि समझ में आ गया ना तो आप कर लोगे सब कुछ। ही सेड कि मैं बहुत सिंपल क्वेश्चन देता हूँ, बहुत ज़्यादा, बट ऑल दे आर ऑन बेसिस ऑन द कॉन्सेप्ट। इफ़ यू नो द कॉन्सेप्ट, आपको ऐसा लगेगा जैसे चम्मच से उठाया और राइस खा लिया, इतना सिंपल लगेगा। चम्मच से उठाया, चावल खा लिया, इतना सिंपल लगेगा। एंड इफ़ यू डोंट नो द कॉन्सेप्ट, ठीक है, तो आपको इतना टिपिकल भी लगेगा, ठीक है। आप जो भी सबसे मोस्ट टिपिकल वर्क अपने लिए सोचते हैं कि सर मेरे लिए तो इंग्लिश बोलना टिपिकल है, ओके, तो उसके हिसाब से रख लो। या मेरे लिए सर आपकी लैंग्वेज समझना बहुत मुश्किल है, ठीक है, वो रख लो, ठीक। मेरी लैंग्वेज तो मैं ही नहीं समझ पाता कभी मैं लेक्चर देखता हूँ अपना, तो मैं 2 × 2 करके देखता हूँ अपनी स्पीड को, ठीक है, हाँ, क्योंकि मैं बहुत धीरे बोलता हूँ, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। आपको क्या लगता है कमेंट करो, कमेंट तो वैसे आपको ही करता ही है, ठीक है। छोड़ो, क्वेश्चन नंबर देखो। और ये नीट 2018 में पूछा हुआ। अच्छी बात ये है कि क्वेश्चन बहुत ही छोटा है, ठीक है, और यहाँ से देख पाते हो। जब भी मैं कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन कराता हूँ तो आपको एक चीज़ दिखाने की कोशिश करता हूँ कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में कभी भी ज़्यादा टिपिकल न्यूमेरिकल नहीं देता। कंसेप्ट सीखो, बहुत ईजी न्यूमेरिकल है। देखो इसी को देखो, कितना मतलब बेस में जाके, बिल्कुल जाके बेस में पूछा है ये क्वेश्चन। ही सेड कि देयर इज अ सन, और सन के पास एक प्लैनेट के चारों ओर घूमता है, सन के चारों ओर घूमता है एक प्लैनेट इन अ इलिप्टिकल पाथ। ऑब्वियस सी बात है, पूरे चैप्टर में हमने सर्कुलर पाथ पढ़ा है, लेकिन एक्चुअल में केपलर का लॉ है ये, ओके। केपलर सेड कि ऑल प्लैनेट मूविंग अराउंड द सन इज इन इलिप्टिकल वे, इन इलिप्टिकल पाथ, ठीक है, इन अ इलिप्टिकल पाथ, ओके। सो केपलर का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है वैसे तो, बस इलिप्टिकल से मतलब है, ठीक है। इलिप्टिकल से भी मतलब नहीं है, जस्ट आप शेप देखो और बात करो चीज़ों पे। ही सेड कि भैया यहाँ पे 3 पॉइंट है, A B C, ओके, ये 3 पॉइंट है। उसने पूरी अच्छे से डिस्क्रिप्शन दी है कि A इज़ द मेजर रेडियस, ओके, मेजर डायमीटर, ओके। और ही सेड कि
ये जो बी एस है इट इज़ परपेंडिकुलर ऑन पॉइंट एस, सॉरी इट इज़ परपेंडिकुलर ऑन एक्सिस ए सी पासिंग फ्रॉम द सन की पोजिशन. ओके ओके एंड ही सेड कि द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्लैनेट एट ए इज के ए, बी इज के बी एंड सी इज के सी. ठीक, इतनी सारी चीज़ें जिसने बता दी. नाउ ही आस्क्ड टू यू कि विच काइनेटिक एनर्जी इज ग्रेटर, विच काइनेटिक एनर्जी इज मोर. बस कितना सिंपल क्वेश्चन है. जस्ट पॉज मारो, जवाब दो. बहुत आसान क्वेश्चन है. देखो जरा ऑप्शन क्या दिया है मैं बता देता हूँ. के इज स्मॉलर देन बी, मतलब ए इज स्मॉलर देन बी इज स्मॉलर देन सी. ओके, ए इज ग्रेटर देन बी इज ग्रेटर देन सी. ओके, बी इज स्मॉलर देन ए एंड स्मॉलर देन सी. ओके, और b इज ग्रेटर देन a एंड इट इज ग्रेटर देन c. ओके, किसने किसको बड़ा बताया, किसने किसको छोटा बताया. बस अब देखो ऑप्शन नंबर हिट कर दिया होगा आपने. कौन सा हिट किया है? ये आंसर होना चाहिए. के ए शुड बी द ग्रेटेस्ट काइनेटिक एनर्जी देन द b एंड देन c. हाउ हाउ हाउ. ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है. व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी? this velocity into mass, velocity square into mass into half. Mass of the planet is not going to change, half is not going to change, only the thing is the variable is v square. Okay, the thing is variable is v square basically. So आप just v पे बात करो. v पे किस पे बात करो? v पे. Okay, so हाँ देखो जरा यहाँ पे, यहाँ डिस्टेंस कम है, यहाँ डिस्टेंस सबसे कम है. बेसिकली देखा जाए तो सबसे कम डिस्टेंस ए एस है, सबसे कम, देन बी एस है, और सबसे बड़ी डिस्टेंस एस सी. ओके, ए एस इज द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस, देन बी एस एंड देन एस सी, या सी एस कर दो उसको, सी एस. ठीक, चेन्नई सुपर किंग भी लगा दो सी एस के. ठीक. ओके, तो दीज डिस्टेंसेस आर द मैनर ऑफ द डिस्टेंसेस. बेसिकली आप यदि इलिप्टिकल पाथ बनाओगे, ठीक है, एक इलिप्स बनाओगे, परफेक्ट इलिप्स, तो आपको ये डिस्टेंस इससे छोटी साफ दिख जाएगी. मैं कह रहा हूँ, आई एम सेइंग. ठीक हो गया. ओके, सो नाउ द डिस्टेंस, ये वाली सबसे छोटी है, तो क्या इस डिस्टेंस पे यहाँ पर इस पोजीशन ए पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा एफ ए, वो सबसे ज़्यादा होगा, फिर बी पे होगा, फिर सी पे होगा. बताओ जल्दी बोलो यार. इसको मैं दूसरे वेव से भी बताऊंगा अभी थोड़ी देर बाद में. ये बताओ जरा मेरे को कि क्या दोनों पे जो फोर्स होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा, वो इस मैनर में होगा. एफ ए सबसे बड़ा, क्योंकि डिस्टेंस सबसे छोटी है ना. फोर्स का फॉर्मूला क्या था? जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर. जिसका डिस्टेंस सबसे छोटा उसका फोर्स सबसे बड़ा, क्योंकि डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. एफ ए शुड बी ग्रेटर, ग्रेटेस्ट, बल्कि यहाँ पर तो 3 हैं तो ग्रेटेस्ट बोलेंगे. ठीक है, हम सुपीरियर फॉर्म लगाएंगे. ओके ओके, नाउ द थिंग इज कमिंग लाइक कि this gravitational force basically planet utilize this gravitational force in the form of centrifugal force. यदि हम बात कर लें तो, हालांकि यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वैसा नहीं लगता जैसा हम पढ़ते हैं, लेकिन ठीक है मान लेंगे, क्योंकि हमें समझना है. व्हाट इज द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स? एम वी स्क्वायर अपॉन आर, एम वी स्क्वायर अपॉन आर. ठीक है, एम वी ए स्क्वायर, एम वी बी स्क्वायर अपॉन आर ए आर बी और आर सी. ठीक, क्लियर है. यहाँ से एम 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 मार दो. आर ए आर बी का तो कंसेप्ट हमें पता है. यहाँ से क्या सिस्टम आ रहा है कि वी ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन वी बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन वी सी स्क्वायर. समझ में आया? या यहाँ पे इसका अंडर रूट ले लो. वी ए इज ग्रेटर देन वी बी इज ग्रेटर देन वी सी. एक कंसेप्ट तो ये आ गया.
एक तरीका तो ये हो गया इसको सॉल्व करने का। जिसकी जिसकी वेलोसिटी सबसे ज़्यादा उसकी काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा। वी की वेलोसिटी सबसे ज़्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी उसकी सबसे ज़्यादा होगी। देन वी बी, देन वी सी, मतलब देन के बी के सी। सेकेंड ऑप्शन के बी के सी, देन शुड बी द मैनर। हाँ, समझ में आया? अब देखो छोटा तरीका क्या है इसका, इसको तो उतार लो क्योंकि मैं हटा रहा हूँ उसको। छोटा तरीका क्या है, ये भी कंसेप्चुअल है कि हमने कुछ भी इसमें एनालिटिकल हमने मैथमेटिक्स यहाँ पे यूज़ नहीं किया जरा से भी, केवल और केवल कंसेप्ट की बात की। दूसरा है इसका, दूसरा तरीका है एरिया लॉ। ठीक है, एरिया लॉ। ठीक, ये केपलर का सेकंड फॉर्मूला है, सेकंड स्टेटमेंट है। ही सेड कि एरिया वेलोसिटी ऑफ अ प्लैनेट, ठीक है, एरिया वेलोसिटी ऑफ अ प्लैनेट मूविंग अराउंड द सन, वो आप सब लिख लेना, इट इज प्रोपोर्शनल टू द रेडियस। और कौन सी रेडियस? मेजर रेडियस। जो मेजर होगी ना, ठीक है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ये वाली, ठीक है, इसके प्रोपोर्शनल। ओके, सो यहाँ से एक बात याद आई हमें, ठीक है, क्या बात याद आई कि देखो बेसिकली सबसे पहली बात तो आपको एरिया लो समझाना पड़ेगा। एरिया लो है क्या, क्योंकि आपको नहीं पता है, क्योंकि मैंने नहीं पढ़ा है तो आपको कैसे पता होगा। ठीक ठीक, तो ठीक है, लो यहाँ पे एक सन, यहाँ पे एक चंद, दो सेंटर होते हैं एलिप्स के, याद रखना, ठीक है। एक सेंटर पे हमने सन को रख दिया, एक सेंटर पे हमने सन को रख दिया। ओके, ही सेड ये वाला जो सिस्टम है ना, ये क्या कह रहा है, यहाँ पे एक प्लेनेट है, कुछ सेकंड्स बाद यहाँ पे है, ठीक है। कुछ सेकंड का मतलब यहाँ पे मैं एक महीना मान लेता हूँ, ये 1 मंथ का ट्रैवल है। 1 मंथ में प्लेनेट ने इतना ट्रैवल किया। ओके ओके, मैंने कुछ दिन बाद देखा कि जो मेरा प्लेनेट है वो यहाँ पे है। कुछ दिनों बाद देखा, रैंडमली देखा मन उठा के। ओके, और फिर मैंने देखा 1 मंथ बाद, एग्जैक्टली 1 मंथ बाद, उतने ही दिनों बाद, ठीक है। फिर मैंने छोड़ दिया उसको कुछ दिन के लिए, मैंने फिर देखा इसको, ये मेरे को यहाँ पे मिला, ठीक है। फिर मैंने एग्जैक्टली 1 महीने बाद फिर से देखा, इसको उठा के देखा, ठीक है। फिर वही कंसेप्ट मैंने यहाँ पे भी लगा दिया, ठीक है। और देखो शेडेड पोर्शन क्या है, एक एरिया है, ये A1, ये A2, ये A3 और ये A4। ऑल एरियाज कवर्ड बाय द प्लैनेट अराउंड द सन इन 1 मंथ। सारे के सारे किस में कन्वर्ट किए हैं, कितने दिनों में हुए हैं? 30 दिन में हुए हैं, 30 डेज में, सब 1 मंथ का है। तो केपलर का ये लॉ बोलता है कि ऑल विल बी इक्वल टू ईच अदर, ऑल एरियाज विल बी इक्वल टू ईच अदर, सारे के सारे एक साथ एक दूसरे के इक्वल होंगे, ठीक है। अब बेसिकली यहाँ पे ट्राइंगल्स को भी देख पा रहे होंगे, जैसे पास में है तो ट्राइंगल चौड़ा ज़्यादा है, बेस ज़्यादा है, और जैसे दूर जा रहा है ट्राइंगल पतला जाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे ट्राइंगल हमारा प्लैनेट दूर जाता है ना, उसकी स्पीड कम हो जाती है, वो डिस्टेंस कम ट्रैवल करता है, धीरे धीरे स्लो हो जाता है थोड़ा। ओके, इसीलिए ट्राइंगल पतला बनता है ताकि एरिया इक्वल बन सके, ठीक है। और जैसे जैसे पास आता है तो वो ज़्यादा लंबी डिस्टेंस ट्रैवल करता है। वाई? बिकॉज उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाती है और एट दैट टाइम उसका एरिया ज़्यादा है, क्योंकि उसको 1 महीने में उतना ही एरिया बना के रखना है जितना यहाँ पे बना रहा था। तो दोनों तरफ उसको मैनेज करके चलना पड़ता है। प्लैनेट को देखो कितना काम करना पड़ता है, आप लोगों को समझ में आया होगा। इस तरीके से हम देखें तो हमारा लॉजिक बोल देता है इसको। यदि हमें ये लॉ पता है जो कि सिलेबस से निकाला जा चुका है इस साल, मैंने इस पर ज़्यादा फोकस नहीं किया, मैंने पढ़ाया ही नहीं बेसिकली, ठीक है। पहला लॉ क्या था कि हर प्लैनेट ऑर्बिट जो उसकी ऑर्बिट है प्लैनेट की, वो एलिप्टिकल है, सर्कुलर नहीं है, ओके। और ईच एंड एवरी प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम रोटेटिंग अराउंड द सन, नॉट द सन इज रोटेटिंग अराउंड द अर्थ, ठीक। जैसा कि कई सारी किताबें बोलती हैं, मतलब पुराने ज़माने के जो लोग थे, कई लोग बोलते थे कि अर्थ तो चकोर है, ठीक है, मत जाओ गिर जाओगे। और कई जो ये इसके पुर्तगाल है, ठीक है, तो मतलब यूरोपियन कंट्रीज़ में वहाँ पे एक कंसेप्ट था
कि ज़्यादा दूर मत जाओ समुंदर में, ठीक है, देयर इज़ अ ड्रैगन बैठा है, मुंह फाड़े ख़त्म हो जाओगे, तो मत जाओ। ऐसे कई सारे परसेप्शंस थे उस टाइम पे, जिस टाइम पे इंडिया सब कुछ खोज खाज के बैठा हुआ था। इंडिया एकमात्र ऐसी कंट्री थी जो यूरोप जाके सब कुछ सेल करके आ जाती थी। मेरे पे बिलीव करो, ठीक है। इंडिया के जो गुजरात के जो व्यापारी लोग हैं ना, बिजनेसमैन, वो उस टाइम पे भी 700-800 साल पहले भी वो अपना शिप लेते थे और जाके यूरोप में, मिडल ईस्ट में सेल करते थे, बेच के आते थे सामान को, ओके। और वहाँ के लोग डरते थे इंडिया आते हुए। क्यों? क्योंकि उनके अजम्पशंस वैसे थे। वे उस टाइम पे उतना ज़्यादा डेवलप नहीं हुए थे जितने हम लोग थे। हम तो खतरनाक लोग बने हुए हैं पहले से ही, ठीक है। तो ये 2018 का क्वेश्चन नंबर समझ में आ गया होगा बड़े आसान से। जैसे जैसे दूर जाएगा प्लैनेट, वैसे वैसे उसकी स्पीड कम होगी, उसकी स्पीड कम होगी। दैट मीन्स उसकी टोटल एनर्जी इज नॉट गोइंग टू चेंज, इट्स पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजिंग, बट द काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज, काइनेटिक एनर्जी इज डिक्रीजिंग। क्लियर है? इज इट शुड बी क्लियर टू यू नाउ। हटाए, चलिए लो उतारिए। Now look at the question number 2, as you can watch on the board and whiteboard is there, not the black। मेरे मुंह से ब्लैक निकलने वाला था, मैंने रोक लिया अपने आप को। सो आपने पढ़ लिया होगा क्वेश्चन नंबर 2018 नीट का क्वेश्चन है, ठीक है। मैं बेसिकली अभी 3 क्वेश्चन नीट के कराऊंगा, देन 3 क्वेश्चन मेंस के कराऊंगा, फिर एडवांस का क्वेश्चन होगा एक लास्ट। हाँ तो ठीक है। क्वेश्चन क्या है देखो, क्वेश्चन है कि ही सेड कि सन को यदि 10 टाइम्स हल्का कर दे इन मास, बेसिकली इन मास, ओके। सो यदि हमने मास क्या कर दिया सन का, कितना कर दिया, 10 टाइम लेस। याद करो कल मैंने बताया था आपको कि द मास ऑफ द सन इज 2 × 10⁻30 kg। इसको क्या कर दो 10 से डिवाइड, दैट मीन्स 2 × 10⁻29 kg द मास ऑफ द सन। दिस शुड बी for this question only for this question, not this is the thing is going to be constant for you forever. This is the mass of the sun, this is the constant thing, okay। So and the g, बाप रे बाप, ये बहुत ही बड़ा कदम है जो इस क्वेश्चन में लिया गया है। ही सेड कि g को 10 टाइम लार्ज कर दो, मतलब द वैल्यू ऑफ g इज 6.67 into 10⁻11 मल्टीप्लाई दिस विद 10, मतलब 10 टाइम ग्रेटर बना दिया, 6.67 into 10⁻10, ओके, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। He said कि if these 2 things we do, okay, so what will not going to be happen, ठीक है। मतलब बेसिकली उन्होंने पूछा है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, तो 4 में से एक ऑप्शन है जो करेक्ट नहीं है, एंड दैट इज योर आंसर। प्लीज पॉज द वीडियो, थिंक अबाउट इट फॉर 2 मिनट एट लीस्ट एंड हिट अ आंसर, ओके, हिट ए आंसर। आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन हिट करते होंगे, मे बी ए कर दिया होगा, मे बी बी कर दिया होगा, मे बी सी कर दिया होगा, बट द आंसर इज डी। आंसर इज डी। वाई? नाउ वी जस्ट टॉक अबाउट इट। हम यहाँ पे हैं क्यों? इस चीज़ के लिए तो है। मुझे इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पसंद है, या इस टाइप के क्वेश्चन पसंद है, और दूसरा ग्राफ वाले क्वेश्चन पसंद है, क्योंकि दे आर अलाउड मी टू थिंक अबाउट द थिंग्स, ओके। मेरे सोचने को इजाज़त देते हैं, मजबूर करते हैं काइंड ऑफ, कि ऐसा ही क्यों हो रहा है, और मैं लॉजिक पे पहुंचता हूँ, आंसर में मिलता है, और आई एम गेट सेटिस्फाई, ओके। मुझे एकदम शांति मिल जाती है, ओहो ये चीज़ है, ठीक। तो आप लोग भी ऐसा ही करो, ठीक है। एक बात याद रखना, मेरे लिए कई बार मैं 10 बार भी क्वेश्चन सॉल्व कर लूँ, लेकिन मेरे लिए वो हमेशा कुछ ना कुछ नया सिखा के जाता है, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन होने भी चाहिए। आप लोगों फील लोगे जब तक फिजिक्स को आप लोग इंटरेस्ट से नहीं पढ़ोगे, फीलिंग नहीं लोगे, ओके। प्लीज़ मैं बेसिकली सीधी बोल रहा हूँ कि यदि आप उसको फिजिक्स को अपना दोस्त नहीं बनाओगे ना, ठीक है, तब तक फिजिक्स आपका दुश्मन बना रहेगा, ओके। सो मेक द फिजिक्स योर फ्रेंड और योर लव, और आप जो भी बोलना चाहें, ठीक है, जो भी रेस्पेक्ट करें फिजिक्स की। फिजिक्स गिव यू बाप रे बाप ब्लास्टिंग नॉलेज टू यू, ब्लास्टिंग नॉलेज आपको उतना मिलेगा, ठीक। तो ऑप्शन नंबर 1 पे सोचते हैं। अब करने का टाइम है विचार, थिंक करने का। द
rainfall will be faster. ओके, रेन ड्रॉप फॉल फास्टर. क्यों ऐसा क्यों होगा? क्योंकि अब ये तो पता चल गया कि आंसर डी जो है वो आंसर है, मतलब दिस इज नॉट द करेक्ट थिंग, ये ही होने वाला नहीं है, ये चेंज होगा, जी विल गोइंग टू बी चेंज. ठीक है, तो ये होगा, ये भी होगा, ये भी होगा. ठीक, ये तो सही है, ये तो चीज़ें हैं एक्चुअल में हो रही है. तो इनके पास सोचते हैं हम हो क्यों रहे हैं, क्योंकि दिस इज नॉट द वे कि अपना आंसर देखा चलो हटाओ. एक्सप्लेनेशन जाननी जरूरी है, व्हाई दिस इज हैपनिंग. वी जस्ट हैव टू डू, वी जस्ट हैव टू फाइंड दैट थिंग. रेन नीचे तेजी से क्यों गिरेगी? जस्ट थिंक अबाउट इट कि G इज इंक्रीजिंग, G इज इंक्रीजिंग एंड द मास ऑफ सन इज डिक्रीजिंग. मास ऑफ सन इज डिक्रीजिंग. ओके, सो मास ऑफ सन को तो गोली मार दो, इस पर तो ज़्यादा हमारा फोकस नहीं है. जस्ट थिंक अबाउट इट, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ओके, और यू कैन से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को छोड़ो फिलहाल, क्योंकि फॉर्मूले जो है वो सिलेबस में नहीं है, तो हम बात करेंगे इस पर. लेट जस्ट से कि रेन ड्रॉप का मास स्मॉल m है. ओके, द मास ऑफ द रेन ड्रॉप इज स्मॉल m. ओके, द मास कैपिटल M इज द मास ऑफ अर्थ. इट इज नॉट गोइंग टू चेंज, बट इट इज इंक्रीजिंग. इट इज इंक्रीजिंग हाउ मच? 10 टाइम. 10 टाइम. नॉर्मल में g होता है, अभी कितना है? 10g है. कितना है? 10g. तो फोर्स इंक्रीज हुआ, फोर्स इंक्रीज हुआ क्योंकि रेडियस सेम है, स्मॉल m चेंज है, मास चेंज नहीं होता. ठीक है, रेन ड्रॉप का मास नहीं चेंज होगा, मास ऑफ अर्थ इज नॉट गोइंग टू चेंज. द ओनली थिंग इज चेंजिंग द g. ओके, हियर इन दिस फॉर्मूला. सो ड्यू टू द चेंज इन g, फोर्स इज ऑल्सो चेंज, क्योंकि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू g राइट नाउ. g is not right now in the question, g is not a constant thing, it is increasing. Okay, and it is now 10 time to its previous value. So F is directly proportional to g, so force will increase. Force will increase. Okay, if someone is attracting you, okay, और वो attraction force increase हो रहा है, वो अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज हो रहा है, तो यू विल गो टूवर्ड्स इट फास्टर. आप उसकी तरफ तेजी से भागोगे. हाँ या ना जल्दी बोल, हाँ या ना जल्दी बोल. तो समझ में आया? तो रेन जल्दी से गिरेगी क्यों? क्योंकि उसके जो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा था वो 10 टाइम ग्रेटर हो गया. वो अट्रैक्शन फोर्स 10 टाइम ग्रेटर हो गया, तो वो भी तो तेजी से आएगी. ये आ गया. पहला ऑप्शन समझ में आया? चलिए, वॉकिंग ऑन द ग्राउंड will be typical. Okay, will be more typical. Why? सोचो जरा, है तो सच. क्यों होगा ऐसा? बिकॉज मैं यहीं से बात कर लूँ. नाउ फोर्स इज इंक्रीजिंग, एज यू नो द फोर्स इज इक्वल टू m इंटू जी. m इंटू जी याद है ना, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. मास इज नॉट गोइंग टू चेंज, सो इफ f इंक्रीज, g इंक्रीज. g इंक्रीज, इसका मतलब g इज नॉट चेंज. ये तो गलत हो गया. यही तो आंसर था. जो गलत था उसी को तो पता ना था कौन गलत है. ठीक है, ये पता चल गया. अब इससे बात कर लें इसकी, क्यों टिपिकल हो जाएगा. याद करो जरा, हम जब चलते हैं, कोई भी चीज़ वॉक करती है, तो वॉक करते टाइम पे यदि हम इस तरफ मोशन कर रहे हैं, ठीक है, तो एक म्यू इंटू एन इस तरफ लगता है फ्रिक्शन फोर्स. याद करो, हम यदि किसी फोर्स से इस तरफ मूव कर रहे हैं, ओके, तो एक फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ लगेगा. व्हाट इज एन? एन इज द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, एंड नॉर्मली इट इज इक्वल टू mg. फ्रिक्शन इंक्रीज. इफ g increase, normally friction increase. Friction is a resisting force which try to oppose us when we moves relatively to the surface of earth. ठीक है, वो फोर्स क्या है? फ्रिक्शन है, जो हमें अपोज करता है जब हम चलते हैं. ओके, सो बेसिकली g इंक्रीज हो रहा है, तो ड्यू टू दैट इंक्रीमेंट इन g, फ्रिक्शन इज इंक्रीजिंग, normal reaction increasing, friction increasing, and if friction is increasing, we have more resistive force than previous time, and if we have more resistive force, then we have to apply more effective force. Okay,
अपने को और ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, और ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा तो अपने लिए डिफ़िकल्टी आएगी। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया सर आपने। हाँ ओके ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम विल बी डिक्रीज, बस इस पे सोच लो, इसी पे है ये, मतलब इस इन चारों ऑप्शन में आप इसी को समझने में दिक्कत दोगे बस, ठीक है, और उसको भी समझने में कोई खास दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को। देखो क्या है, देखो आपको इस 11वीं क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ना है, ठीक है, आ जाएगा वो फॉर्मूला आपके पास, लास्ट में आएगा, लेकिन मतलब पूरी बुक खत्म हो जाएगी तब आएगा। 2π√L/g, जब आप वेव्स पढ़ोगे, ठीक है, वहाँ पे आएगा आपके पास, ओके ठीक, और सॉरी वेव्स कह रहा हूँ, SHM पढ़ोगे, ऑसिलेशन, वहाँ पे सिंपल पेंडुलम पढ़ना है आपको, तो वहाँ पे एक फॉर्मूला पढ़ोगे कि टाइम पीरियड जो होता है सिंपल पेंडुलम का, सिंपल पेंडुलम क्या होता है आपको पता है, जो आपकी घड़ी में लगा होता है बेसिकली, टूंग 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 ऐसे करते हैं ना, टोंग टोंग डोंग 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 डोंग, 12 बज गए कुकड़ू को, ठीक ठीक है। सो वही पेंडुलम, उसी की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं हम, सिंपल पेंडुलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिंपल पेंडुलम। उसमें एक बॉब होता है नीचे, बॉब द बिल्डर नहीं, ठीक है, ये L लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग होती है, एंड दिस इज स्मॉल जी, मतलब आपको पता है स्मॉल जी क्या है, सो इन दिस फॉर्मूला यू कैन सी कि T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/√g, मतलब G इज इंक्रीजिंग। अपन लोगों के इस क्वेश्चन में G क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था ना, फोर्स इंक्रीजिंग, G इंक्रीजिंग, ओके, इफ G इंक्रीजिंग एज यू कैन सी T डिक्रीज, रिलेशन सोर्सेस। अब हाउ इट कम्स, यहाँ पे आपका मुद्दा नहीं है ये, क्योंकि इसको समझाने के लिए मुझे पूरा SHM समझाना पड़ेगा, एंड राइट नाउ आई एम नॉट गोइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स बिकॉज यू हैव मोर चैप्टर्स टू डू बिफोर इट, ओके। मैकेनिकल पावर, फ्लूइड, और क्या नाम, फ्लूइड मैकेनिक्स, अपने को सॉलिड मैकेनिक्स करनी है, मैकेनिकल पावर सॉलिड करनी है, थर्मल का पूरा एक यूनिट है वो करनी है, 3 चैप्टर उसमें आएंगे, फिर आएगा SHM हमारे पास, तो वी हैव 5 चैप्टर्स, ठीक है, उसके बाद SHM, फिर वेव खत्म कहानी 11th के सिलेबस की। तो उतारो इसको, अगला क्वेश्चन करता हूँ। अगला क्वेश्चन अच्छा क्लासिक क्वेश्चन है, उतारो। नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 3, ओके, 2016 नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसमें थोड़ा सा न्यूमेरिकल पर्पस आएगा, मतलब ज़्यादा कुछ नहीं है, मतलब बेसिकली आसान ही है। हाँ, द क्वेश्चन सेड कि escape velocity of the earth is VE और escape velocity of a planet whose radius and the mean density is twice of the earth radius and mean density is VP। तो आपको बताना है VE/VP, रेशियो बताना, ओके। सो यू जस्ट हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ VE/VP। तो अब इसका आंसर तो बिना कैलकुलेशन करे आएगा नहीं, ये तो लॉजिक पे बात ही कर रहा है, ठीक है, तो फॉर्मूले से बात करेगा। तो एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको पहले तो लिखना पड़ेगा। एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था, √G/r, यही था, है ना। इसमें r में मल्टीप्लाई और डिवीजन करके हमने बोल दिया था √2rg, यही तो था एस्केप वेलोसिटी का। ये तो अर्थ की एस्केप वेलोसिटी, ओके। जो प्लैनेट है G MP/RP ME/r, ओके। 2 से 2 कटा, G से G उड़ा, ओके। सो द थिंग इज लाइक कि RP ऊपर जाएगा, RP और ME अपॉन RE इंटू MP, ओके। सो नाउ यू डोंट हैव द वैल्यू ऑफ ME, सर मुझे तो याद है 6 × 10⁻²4, ओके। यू डोंट नो द वैल्यू ऑफ MP नहीं पता आपको, मास ऑफ द प्लैनेट नहीं पता है, ओके। मीन डेंसिटी पता है, यू नो द मीन डेंसिटी, ओके। सो डेंसिटी पता है तो आपको फॉर्मूला याद रखना चाहिए कि मास इक्वल टू होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। सो इधर देखो ME कितना होगा, 4/3 पाई RE⁵। हम मान लें प्लैनेट और अर्थ बोथ आर स्फेरिकल, हमने यही माना है पूरे थ्रू आउट आवर होल सिलेबस, ओके। इन पे स्क्वायर लगा दो, मैंने मिस कर दिया था स्क्वायर यहाँ पे, ओके। ये स्क्वायर था ही नहीं, सॉरी सर, ठीक, मुझे लगा यहाँ पे पार थी, ओके। सो 4/3 पाई R⁵, ओके, एंड डेंसिटी ऑफ अर्थ, ये तो मास ऑफ
अर्थ हो गया। और मास ऑफ प्लेनेट क्या है 4/3 पाई आर पी क्यूब इंटू रो पी। पुट द वैल्यू हियर। 4/3 पाई किसका है मास प्लैनेट का, तो आर पी क्यूब इंटू डेंसिटी ऑफ पी 4/3 पाई आर ई क्यूब इंटू रो ई। 4/3 कटा दोनों तरफ से। ओके एक पावर उड़ गई क्या, नहीं उड़ रही। नहीं यार उड़नी चाहिए थी ना यहाँ पे शिट 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 शिट, मैंने ई इस तरीके से बनाया, मुझे ही खुद पी लग रहा है, तो आपको क्या लग रहा होगा। ठीक है लो अब क्लियर है। चलिए क्योंकि अब यहाँ से कटता दिख रहा है कुछ 2 टाइम। ओके और ये भी 2 टाइम कट गया, बाहर निकल जाएंगे वे। ओके सो बाहर निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट से बाहर निकल जाएगा तो स्क्वायर हट जाएगा, आर ई अपॉन आर पी। 4/3 कट गया है, पाई भी कटा है, पाई भी कटा है। अंडर रूट में क्या बचा है रो ई अपॉन रो पी, दिस इज वी ई अपॉन वी पी। Now you have the both values here. He said कि जो रेडियस है, रेडियस ऑफ द प्लैनेट इज ट्वाइस ऑफ द रेडियस ऑफ अर्थ, इज ट्वाइस ऑफ द रेडियस ऑफ अर्थ एंड द डेंसिटी इज ऑल्सो ट्वाइस। मतलब मैंने फिर कहा ठीक है 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 लो। ओके आरी से आरी मरा, रोई से रोई कटा। वी ई अपॉन वी पी इज कमिंग इक्वल टू 1/2√2 या 1:2√2। ऑप्शन कौन सा है डू 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 मतलब डी, ऑप्शन नंबर डी। कैसे किया, सिंपल है, देखो बेसिक फॉर्मूला आपका मैथमेटिक्स का 6ठी क्लास का फॉर्मूला लगाया हमने, मास इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी और डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। दिस इज द 6th और 7th लेवल क्वेश्चन। नहीं मतलब उस लेवल का नहीं है, लेकिन दिस फॉर्मूला इज 6th और 7th लेवल। मैंने तो शायद इसी क्लास में पढ़ा था, जब मैं 5वीं 6ठी क्लास में था तो मैंने उसी टाइम पे पढ़ा था। ओके सो इट वाज इजी क्वेश्चन, इट वाज। नाउ वी आर गोइंग टू मूव ऑन टू द मेंस क्वेश्चन। उतारिए इसको। ओके सो नाउ लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ जेईई मेंस। आप देख सकते हो अच्छे से, उतार लो। क्वेश्चन नंबर 4 है आज के लेक्चर का और 2019 जेईई मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है इसलिए मैं लिया है, इसके लिए मतलब है बेसिक क्वेश्चन, कुछ नहीं करना, बट आपका लॉजिक देखते हैं हम लोग। ऐसे क्वेश्चन देके टीचर लोग बेसिकली आपकी थिंकिंग देखते हैं, आप कितना सोच पाते हैं आंसर निकालने के लिए। ठीक है और कुछ नहीं, अजम्पशन से भरा क्वेश्चन है ये। तो क्वेश्चन शायद कि एक मास है, ठीक है m का, विच इज़ मूविंग अराउंड द सन, ठीक है इन अ सर्कुलर पाथ। ओके ये सन है अपना, ओके और इसके चारों ओर अपना जो है मास रिवॉल्व कर रहा है, m मास। ओके कोई भी रेडियस होगी, r मान लो रेडियस को। ओके सो बोला गया क्या है कि इसका एंगुलर मोमेंटम जो है ऑब्वियसली बात है इसके अराउंड रोटेट कर रहा है अबाउट इट्स आउट द एक्सिस विच इज़ पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द मास ऑफ द सन। ठीक है उस एक्सिस के अराउंड इसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो L है, वो क्या है L है। ओके सो ही सेड द क्वेश्चन आस्किंग इज द फाइंड द एरियल वेलोसिटी ऑफ द प्लैनेट। और ये 3-4 ऑप्शंस दिए हुए आपको ABCD। एरियल वेलोसिटी पूछा है, बेसिकली आप बोलोगे कि सर केपलर लॉ था एरिया वेलोसिटी के, तो केपलर लॉ तो सिलेबस में नहीं है तो आप क्यों करा रहे हो, क्योंकि ये केपलर से एक्चुअली में कंप्लीटली रिलेटेड नहीं है। हाँ ही इज आस्किंग दिस क्वेश्चन, इज आस्किंग एरियल वेलोसिटी, बट ये ऐसा नहीं कह सकते हम इसको कि केपलर पे बेस है ये, इसका मतलब ही नहीं है केपलर से कोई। केपलर का एरिया वेलोसिटी जो का एरियल लॉ है, जो एरिया लॉ है, ही सेड कि भाई एरिया वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट, यहाँ पे तो उससे कोई मतलब नहीं है ना। ही जस्ट आस्किंग कि दिस क्वेश्चन इज जस्ट आस्किंग फाइंड द एरिया वेलोसिटी, बस और कुछ नहीं। सो वी कांट से दिस कि दिस इज अ कम्प्लीटली केपलर्स बेस्ड क्वेश्चन, सो नो 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 नॉट ऑल। सो आपके सिलेबस में है ये अभी भी क्वेश्चन। तो आपके पास 4 ऑप्शन है,
ठीक है, 4l/m, 12/m, l/2m, l/m, एंड यू हैव टू हिट वन ऑप्शन इन द 4 ऑफ देम। जस्ट हिट करो ऑप्शन को, हुआ होगा कोई सा तो ऑप्शन हिट हो गया होगा। ठीक है, आंसर देखते हैं क्या आएगा। हाँ, एल का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले याद करो, वी आर एम वी आर, द वेलोसिटी ऑफ द प्लैनेट around about with which it is revolving around the sun, and the r is the radius of the planet around it of the revolution, ठीक है, of the planet of the revolution of the planet, okay, r, and the mass m. So this will be the angular velocity, sorry angular momentum. Okay, यदि मैं इसको एंगुलर वेलोसिटी की टर्म में लिखूँ तो मेरे ख्याल से ये फॉर्मूला आएगा, एम आर स्क्वायर ओमेगा, एम आर स्क्वायर ओमेगा। कैसे, v की वैल्यू रखो आर ओमेगा, आर 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 स्क्वायर ओमेगा। ओके, यदि मैंने एंगुलर वेलोसिटी की टर्म में रखा तो एम आर स्क्वायर ओमेगा, ओके, या एम ओमेगा आर स्क्वायर। सॉरी। अब देखो एरिया वेलोसिटी के लिए आपको फिगर आना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ की बात कर लेते हैं, इस तरफ की थोड़ा सा। एरिया वेलोसिटी क्या है, ये जो एरिया कवर किया है ना ए पर यूनिट टाइम, दिस इज कॉल्ड एरिया वेलोसिटी। ओके, एरिया कवर्ड बाय द प्लैनेट अराउंड द सन पर यूनिट टाइम, दिस इज कॉल्ड एरिया वेलोसिटी। सो मैं बोल देता हूँ डेल ए अपॉन डेल टी, कितना होगा सोचो जरा, दिस इज द आर, दिस इज द आर। ओके, मैं मान लेता हूँ इसको डेल्टा एक्स, ठीक है, या डेल्टा एक्स ना कहो, एक्स ही कह दो, लो चलो जाओ खुश रहो तुम, एक्स कह दो इसको थीटा बोल दूँ, इसको थीटा, ठीक है, इसको मैंने क्या बोल दिया, एंगल को थीटा। सो सबसे पहले तो आप एरिया निकालो उस ट्राइंगल का, तभी तो एरिया वेलोसिटी निकाल पाओगे, हाँ या ना। पहले एरिया तो पता चले इस ट्राइंगल का, एरिया ही नहीं पता कैसे निकालोगे। 3-4 मैंने एजम्पशन ले लिया, रेडियस आर तो था ही, एक्स ले लिया, ये जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है, और थीटा एंगल ले लिया है। सो एरिया ऑफ द ट्राइंगल विल बी, देखो यहाँ से निकालो, 2 2 2, दिस इज एक्स, दिस इज आर, दिस इज थीटा। ओके भाई, बहुत छोटे एंगल के लिए बहुत छोटा डिस्टेंस होगा ये जो एक्स हम ले रहे हैं ना, और थीटा, बहुत छोटे एंगल और बहुत छोटी डिस्टेंस ले रहे हैं एक्स विद रेस्पेक्ट टू आर। विद रेस्पेक्ट टू आर एक्स इज अ वेरी स्मॉल थिंग विद रेस्पेक्ट टू आर। ओके, थीटा की बात नहीं कर सकते, थीटा तो खुद छोटा हो जाएगा। विद रेस्पेक्ट टू आर इट इज़ बहुत छोटा। इट्स जस्ट लाइक कि मैं यहाँ से आधे किलोमीटर की डिस्टेंस पे आधा मीटर का डिस्टेंस देख रहा हूँ, ठीक है। कैसा लगता है आप लोग जब जाते हो रास्ता आगे जाके कैसा लगता है, बहुत पतला एकदम, बिल्कुल नैरो हो जाता है। ऐसा ही तो दिखेगा हमें, ऐसा लगता है रास्ता ऐसे जा रहा है, बहुत दूर जाके मिल जाता है। तो यहाँ पे भी वही चीज़ होगी, यहाँ पे भी बहुत, मतलब ऐसा है नहीं है मिल नहीं रहा है, बहुत बड़ा डिस्टेंस है आगे, लेकिन हमें ऐसा लगता है दूर से देखेंगे तो ऐसा लगेगा बहुत छोटी डिस्टेंस है। ओके, क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि देखो मैं, देखो ये इसको एक ट्राइंगल मानने वाला हूँ, ट्राइंगल ABC। ट्राइंगल ABC में देखो, चेक करो, अजम्पशन लेने जरूरी है, इसीलिए मैंने आपको पहले ही बोल दिया था इस क्वेश्चन को कराने से पहले कि थिंकिंग आपकी देखी जाएगी, कहाँ तक सोच सकते हो, सोचने की पावर। ABC ट्राइंगल, देखो ट्राइंगल ABC का एरिया कैसे फाइंड करोगे। देखो भाई, मेरे को तो एक फॉर्मूला याद है, हाफ हाइट इंटू बेस, हाफ हाइट इंटू बेस, ये फॉर्मूला मुझे याद है ट्राइंगल का, मैं यही लगाने वाला हूँ, यही ठोकूंगा। चलो जरा, बेस तो हमें साफ क्लियर दिख रहा है, एक्स है, बेस तो है एक्स। हाइट की बात कहाँ से आएगी, हाइट ये है, ठीक है, इसके सामने वाली साइड पे क्या डाल दो, परपेंडिकुलर, दिस विल बी द हाइट, दिस विल बी द हाइट। ओके, लुक एट हियर, दिस हाइट h ज़्यादा बड़ी होगी क्या r से, या ज़्यादा छोटी होगी क्या। h जो होगी वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगी r के, यही तो थिंकिंग है, बस यही सोचना है। h जो है वो r के अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगी, अप्रोक्सीमेटली, तो वी कैन यूज h एज r। ओके, सो दिस विल बी द एरिया, दिस विल बी द एरिया। अभी हमारा काम खत्म नहीं हुआ है, क्यों, अभी कई बच्चे बोल रहे होंगे कि सर हमें तो कुछ पता नहीं चल रहा, कैसे आप सोच पा रहे हो, कैसे आप कर पा रहे हो, हम तो नहीं सोच पा रहे। देखो आप भी सोच पाओगे, लेकिन प्रैक्टिस से आएगी ये चीज़ें, किससे आएंगी, प्रैक्टिस से आएंगी, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ था,
ठीक है, कुछ नहीं था, फिगर का पार्ट था। सो नाउ दिस एंगल थीटा, दिस इज एक्स, दिस इज आर, फलाना ढीकना हो गया। जस्ट थिंक अबाउट इट, दिस एक्स, ओके, एक्स के बारे में देखो जरा, सोचो, एक्स इज द आर्क, ये तो आर्क है, एक्स बेसिकली आर्क थी, आर्क थी ना, दिस इज थीटा, दिस इज रेडियस। You know the relation between the angle, arc and radius. X is equal to r theta, r into theta. I think so, it should be okay. So r square theta आ गया। अब हमारा फाइनल रिलेशन आने की तैयारी कर रहा है। सो नाउ वी नो एरिया, एरिया कितना है हमारा, हाफ r स्क्वायर थीटा। So just differentiate it with time. That's how you are going to find the aerial velocity. Aerial velocity क्या होगी, aerial velocity क्या होगी, area per unit time, okay, और change in area per unit time बात ही की। So we are going to differentiate area with respect to time, okay. So half r square is not going to change because it is in circular motion, तो r change नहीं होगा, half change नहीं होगा, which is changing the theta, तो d theta by dt, what this thing, याद करो, डेल थीटा अपॉन डेल टी, दिस इज द ओमेगा, यार यही तो ओमेगा है, दिस इज ओमेगा, हाफ आर स्क्वायर ओमेगा, लुक इट हियर, दिस इज आर ओमेगा स्क्वायर, मतलब ओमेगा आर स्क्वायर, यहाँ पे भी ओमेगा आर स्क्वायर है ना। यार मैं क्या कर रहा हूँ, सॉरी मैंने देखा ही नहीं, दिमाग मेरा कहीं और था। आर ओमेगा स्क्वायर यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, दोनों जगह क्या है, आर स्क्वायर ओमेगा, आर स्क्वायर ओमेगा, आर स्क्वायर ओमेगा। क्या यहाँ से मैं आर स्क्वायर ओमेगा की वैल्यू निकाल सकता हूँ, दिस विल बी एल बाई एम। आंसर दिख गया होगा बच्चों को, इसी की वैल्यू बतानी थी, डी ए बाई डी टी, हाफ आर स्क्वायर ओमेगा की वैल्यू एल बाई एम, दिस विल बी एल बाई टू एम। आंसर कितना आ रहा है, एल बाई टू एम, ऑप्शन नंबर सी, एल बाय। मज़ा सा आया क्वेश्चन करने में, दिमाग हिला, जब भी दिमाग नहीं हिलेगा तब तक मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। सोचने पे मजबूर नहीं करेगा जब तक मेंस, कम से कम मेंस तो, ठीक है। एडवांस तो दिमाग के तार हिला देगा, ठीक है। मेंस जब तक सोचने में मजबूर नहीं करेगा, ठीक है, तब तक आपको क्वेश्चन में मज़ा नहीं आएगा। इसको उतारो, अगला क्वेश्चन करते हैं। Now look at the second questions and fifth question of this lecture, second question on mains 2019, और ये और भी क्लासिक क्वेश्चन है, मतलब आपको और सोचने पे मजबूर करेगा, ठीक है। बेसिकली इसमें इंटीग्रेशन आएगा, और इंटीग्रेशन आप अभी थोड़ा सा नए बच्चे हो इसलिए आपको दिक्कत भी होगी, लेकिन मेरा मकसद है आपको नई नई चीज़ें दिखाना, नई चीज़ सिखाना, और सिस्टम ऑफ पार्टिकल में हमने इंटीग्रेशन बहुत किया, तो यू आर यूज्ड टू नाउ, ओके। सो द क्वेश्चन सेट की एक टेस्ट मास है, ओके, एंड द टेस्ट मास इज मूविंग इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ मास डेंसिटी k by r square, okay, k by r square, okay, and the question asking the perfect relation between t and r will be, ठीक है। identify the relation between t and r of the particles orbit, ठीक है। क्वेश्चन में हम ये मान के चलेंगे कि एक पार्टिकल है जो रिवॉल्व कर रहा है, किसी मास की जो ग्रेविटेशनल डेंसिटी है, फील्ड है, वो चेंज हो रही है, ठीक है, विद डेंसिटी की बाई आर स्क्वायर, और डेंसिटी है किसकी, मास की है, ओके। सो आप जानते हो यहाँ से मुझे को क्या निकालना है, टाइम और मास के बीच में रिलेशन, रेडियस के बीच में रिलेशन। बेसिकली टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर अपॉन वेलोसिटी। If I do get to know what is the velocity of the particle revolving around the planet, so I can do this thing. रेडियस कैसे, वेलोसिटी कैसे फाइंड करें, याद है वेलोसिटी कैसे फाइंड की थी हमने डेरिवेशन में, इसलिए बोलता हूँ डेरिवेशन को रट डालो मत, ठीक है। रटो मत, इसको समझो। कैसे निकाली थी, ग्रेविटेशनल फोर्स को इक्वल रखा था किसके, mv² अपॉन आर के, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के।
बिल्कुल सही सर, m से m कटा। ओके ओके, सो v की वैल्यू क्या आ जाएंगी यहाँ से, प्रॉब्लम है अभी v के साथ, v की वैल्यू हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। v स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये देखो जरा, v स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी gm अपॉन r। ओके, velocity of v square will be gm upon r, but we don't know the velocity the value of mass। ओके, अपन लोग मास की वैल्यू नहीं जानते हैं, ठीक है, क्यों, देखो मास की वैल्यू m रख देते हैं, लेकिन यहाँ पे k बाई आर स्क्वायर डेंसिटी दी हुई है, और डेंसिटी k बाई आर स्क्वायर रिप्रेजेंटिंग इट इज़ अ वेरिएबल डेंसिटी। जैसे जैसे r इंक्रीज हो रहा है डेंसिटी डिक्रीज हो रही है, जैसे जैसे r अपन लोग सेंटर की तरफ जा रहे हैं डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, k बाई आर स्क्वायर इट इज़ रिप्रेजेंटिंग दैट थिंग। ओके, रो की वैल्यू जो है k बाय आर स्क्वायर, k बाय आर स्क्वायर। सो हाउ कुड वी फाइंड द वैल्यू ऑफ द मास, बेसिकली जो ये मास होगा ये होगा एक स्फीयर फॉर्म में, स्फीयर फॉर्म में होगा, हाँ या ना, जल्दी बोलो। ओके, स्फीयर फॉर्म में होगा। ओके, सो अपन लोग एक काम करें, स्फीयर का सरफेस ऑफ मास कितना होता है। देखो अब मास निकालने का मैं तरीका बता रहा हूँ आप लोगों को इंटीग्रेशन के थ्रू, कैसे मास हमने किसी भी स्फीयर का कैसे निकाला, जो फॉर्मूला है ना 4/3 पाई आर क्यूब, कैसे आया था, इस पे हम बात करेंगे आज। हालांकि मैथमेटिक्स में आता है, इंटीग्रेशन में आप लास्ट में पढ़ते हैं इंटीग्रेशन में, लेकिन मैं अभी आपको यहाँ सिखा दे रहा हूँ। क्या करते हैं अपन लोग, एक स्फीयर लेंगे, ठीक है, वी आर गोइंग टू टेक इट, क्योंकि हम एक परफेक्ट एक स्पेसिफाई कंडीशन ले रहे हैं तो हमारा फॉर्मूला थोड़ा अलग आएगा, 4/3 पाई आर क्यूब नहीं आने वाला। ओके, मतलब सॉरी, मास इक्वल टू डेंसिटी इंटू 4/3 पाई आर क्यूब नहीं आने वाली है। डेंसिटी की वैल्यू मेरे को दी हुई है k बाई आर स्क्वायर, वो रखी। ओके, सो देखो स्फीयर मान लिया हमने, अब स्फीयर का मास कैसे होगा, मास क्या है, मास का फॉर्मूला होता है रो इंटू वॉल्यूम। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि रो इज चेंजिंग एंड ऑल्सो द वॉल्यूम विल, जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे वैसे वैसे हमारा डेंसिटी डिफरेंस आएगा। ओके, तो अपन लोग एक सरफेस ले लेते हैं, छोटी सी सरफेस। ओके, एक छोटी सी यहाँ पे स्ट्रिप काटते हैं, वही जो हम काम कहाँ कर रहे थे, सिस्टम ऑफ पार्टिकल में, ठीक है। एक छोटी सी हॉलो स्फीयर हमने ले लिया है, क्या लिया है, हॉलो स्फीयर। ओके, बीच में कुछ नहीं है, खाली है यहाँ से। ओके, उसकी थिकनेस कितनी है, dr, थिकनेस कितनी है dr, उसकी रेडियस कितनी है स्मॉल r, रेडियस कितनी है स्मॉल r, थिकनेस कितनी है dr। ओके ओके, क्या लिया हमने, ये स्फेरिकल हॉलो स्फीयर लिया है। ओके, सो देखो जरा क्या करें कि इसकी जरा डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, k बाई आर स्क्वायर, k बाई आर स्क्वायर। ओके, इसका वॉल्यूम क्या होगा जरा देखो, इसका वॉल्यूम क्या होगा स्फीयर का, इस हॉलो स्फीयर का, मे बी इट्स सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर इनटू इसकी थिकनेस। ऐसे ही तो निकालेंगे, ऐसे ही तो निकालते थे, ऐसे ही तो निकालते थे, इसका सरफेस एरिया इनटू इसकी थिकनेस, करा था ऐसे ही। ओके, सो नाउ दिस विल बी द मास ऑफ दिस एलिमेंट्री स्फीयर, हॉलो स्फीयर। अब यदि आपको पूरे के पूरे स्फीयर का मास निकालना तो यू टू डू जस्ट इंटीग्रेट इट, और कहाँ से कहाँ तक करोगे, 0 से r तक करोगे, फ्रॉम वेयर टू वेयर, 0 टू r, यू विल गेट द मैक्सिमम मास, टोटल मास। ओके, 4 पाई बाहर, k भी बाहर, क्योंकि इट इज़ अ कांस्टेंट। ओके, सो 4 पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे आर स्क्वायर, ये कट गया, तो इंटीग्रेशन 0 टू r dr। ओके, dr का इंटीग्रेशन आपको पता है क्या होता है, द इंटीग्रेशन ऑफ dr इज इक्वल टू r, और कहाँ से कहाँ तक, 0 से r तक, r से, ठीक है, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो वैल्यू ऑब्वियस सी बात है यही आ जाएगी, 4 पाई के आर। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ मास। लॉजिक देख रहे हो कहाँ से कहाँ चलता है। इसलिए बोलते हैं कि बच्चे ज़्यादातर जो है ना क्या कर लेते हैं, आप लोग, आप 12th का पढ़ लेते हैं, 11th का भूल जाते हैं, 11th का पढ़ लेते हैं, 12th का भूल जाते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ m हियर, सो 4 पाई के आर अपॉन आर।
4 पाई के आर अपॉन आर. ओके, सो हियर v की वैल्यू आ गई अंडर रूट, v की वैल्यू क्या आ गई 4 पाई के जी, 4 पाई के जी. ठीक है, v की वैल्यू आ गई. सो नाउ यू नो द फॉर्मूला ऑफ टाइम पीरियड 2 पाई r अपॉन v, पुट द वैल्यू हियर. ओके, सो टी स्क्वायर ही कर ले, 4 पाई r स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे. और v की वैल्यू भी v स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, सीधे इसका स्क्वायर कर दें तो v स्क्वायर की वैल्यू रख देंगे सीधे, क्योंकि वहाँ पे रिलेशन है उसी चीज़ में दिया है के जी. ठीक है, 4 पाई से 4 पाई गया. टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर. कोई रिलेशन मिल रहा है यहाँ पे, ये वाला रिलेशन आ रहा है. कैसे, देखो जरा, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, आर नहीं है आर स्क्वायर है, या टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर. आर को नीचे भेजो, क्या कहोगे, टी अपॉन आर इज अ कांस्टेंट. ऑप्शन डी इज द आंसर, ऑप्शन डी इज द आंसर, टी अपॉन आर इज द कांस्टेंट. मतलब वो जो रिलेशन हमने निकाला था वो यहाँ पे फेल हो गया. क्यों, क्योंकि यहाँ पे डेंसिटी वेरिएबल हो गई. डेंसिटी यदि सेम रहती तो कंडीशन मेरे ख्याल से वही रहती. ओके, सो क्वेश्चन अच्छा था. टिपिकल कुछ नहीं है क्वेश्चन में, क्वेश्चन टिपिकल नहीं है, क्वेश्चन बस हट के है. अभी आपके लिए शायद टिपिकल आपको लग रहा होगा, बट लेटर आप जैसे जैसे इंटीग्रेशन पढ़ लोगे मैथ्स में इजी हो जाएगा. उतार उसको, आगे करते हैं. लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6. सबसे आसान क्वेश्चन है इस मेंस सीरीज़ का, क्योंकि नीट का इससे भी क्वेश्चन आसान थे ये, लेकिन उसी लेवल का क्वेश्चन है. मैं इसलिए लाया था आपको थोड़ा सा मोटिवेशन मिले. एडवांस का क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ मैं. ओके, वाई, बिकॉज जो एडवांस के क्वेश्चन इसमें आए हुए हैं ग्रेविटेशन से रिलेटेड, अभी आप उनको समझ नहीं पाएंगे मैं कितना भी समझाने की कोशिश करूँ. क्योंकि जो पिछला क्वेश्चन था इंटीग्रेशन वाला, उससे पहला डिफरेंशिएशन वाला है रियल वेलोसिटी का. ओके, सो दोनों क्वेश्चन यहाँ आपके लिए थोड़े से आउट ऑफ द बॉक्स हो गए. सो शायद कई बच्चे तो यहाँ तक पहुँचे भी नहीं होंगे, बाद में देखेंगे, है ना. तो काइंड ऑफ थिंग, इसलिए मैं एडवांस का क्वेश्चन बाद में कराऊंगा. ओके, हाँ, तो ठीक है, लास्ट क्वेश्चन करते हैं इसको. ओके, सो द क्वेश्चन से, क्वेश्चन बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा, लिटरली कह रहा हूँ बहुत आसान है. सोचने और समझने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए बस इस क्वेश्चन को. तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि, क्वेश्चन कह रहा है कि देयर इज अ स्फेरिकल solid sphere of mass m and radius a, and which is surrounded by a uniform concentric shell. okay, एक मास है, एक स्फीयर है. ओके, कितने मास का, m मास का और a रेडियस का, और इसके चारों ओर एक हमने 2a थिकनेस, 2a थिकनेस, ये थिकनेस कितनी है 2 है. और कॉसेंट्रिक मतलब इसका भी सेंटर इस तरफ ही है, इस तरफ ज़्यादा हो रहा है तो थोड़ा सा इस तरफ बेंड कर देते हैं इसको. ठीक है, नाउ मे बी इट इज़ ठीक ठाक. ओके, लुकिंग ठीक ठाक राइट नाउ. ओके, सो कॉसेंट्रिक है ये भी स्फीयर. ठीक है, और दूसरी चीज़ क्या बताई गई है, इसकी जो थिकनेस है वो 2a है और इसका जो मास है वो 2m है. तो टोटल रेडियस इसकी कितनी हो गई, a + 2a 3. ठीक है, द मास इज दिस m, दिस का टोटल 2m. तो द क्वेश्चन आस्क इज द सेंटर से 3a डिस्टेंस बेसिकली ऑन द सरफेस ऑफ दिस शेल. ओके, सो द क्वेश्चन आस्किंग इज द ग्रेविटेशनल फील्ड एट दिस पॉइंट कितनी होगी, जरा सोचो. कई बच्चे तो बहुत कह रहे होंगे सर क्या है, क्यों समझ नहीं आ रहा. देखो यहाँ पे 2 ग्रेविटेशनल फील्ड होगी, एक इस स्फीयर की वजह से, एक इस स्फीयर की वजह से. ओके, एक स्फीयर की वजह से और एक इस स्फीयर की वजह से. दोनों सेम डायरेक्शन में होंगी, दोनों की दोनों फील्ड जो होंगी वो सेम डायरेक्शन में होंगी. देखो जरा, एक की क्या होगी 3a का होल स्क्वायर, ये होगी पहले वाले के लिए, छोटे वाले के लिए. उसका मास कितना है, सो दिस विल बी 9a स्क्वायर. दूसरे वाले के लिए फील्ड देखो, दूसरे वाले के लिए फील्ड कितनी होगी,
जी उसका मास कितना है 2m, और उसके लिए भी तो डिस्टेंस उतना ही है 3a स्क्वायर। स्फीयर का सरफेस ऑफ मास कितना है कि नहीं? देखो मास निकालने का तो 2gm/9a स्क्वायर। इंटीग्रेशन कैसे मास किसी भी स्फीयर बोथ फील्ड विल बी सेम डायरेक्शनल टुवर्ड्स द सेंटर, इसी तरफ होंगी दोनों की तरफ। इस पे हम बात करेंगे आज। सो द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी ग्रेविटेशनल फील्ड क्या हो जाएगी? में आप लास्ट सिंपली एडिशन ऑफ दिस थिंग। लेकिन मैं अभी से यहाँ पे मुझे वेक्टर लगाना नहीं चाहिए क्योंकि मैं यहाँ पे वेक्टर नहीं निकाला हूँ, जस्ट मैग्नीट्यूड निकाला हूँ। तो सिंपली एडिशन gm/9a स्क्वायर इज अ कॉमन थिंग 1 + 2 दैट इज इक्वल टू 3gm/9a स्क्वायर 933 gm/3a स्क्वायर। सिंपल। कौन सा ऑप्शन? जी ये है, ये रहा देखो स्फीयर मान gm/3a स्क्वायर। अब स्फीयर और इसको आप दूसरे वे में भी कैसे कर सकते थे? देखो इसका मास m, इसका मास 2m, इट इज अ सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस 3a ऑफ मास 3m, m + 2m 3m। तो इसको आप ऐसे भी बोल सकते थे, मास 3m है, रेडियस 3a स्क्वायर है, सॉरी 3a है, इसके सरफेस पे ग्रेविटेशनल फील्ड बतानी है, तो आप सिंपली डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा देते, तब भी आंसर आता, g 3m/3a का होल स्क्वायर मतलब 9a स्क्वायर। सो 3 कट जाता और gm/3a स्क्वायर फिर से आ जाता आंसर। जो हम काम कहाँ कर रहे थे इस बार हो गया, पार्टिकल में ठीक ठीक है ठीक है। सो आप लोगों को समझ में आया होगा, ये सबसे आसान क्वेश्चन था, लास्ट में मैंने इसीलिए दे दिया ताकि आपको एक फील गुड हो, लेक्चर देख के फील बैड ना है कि यार आज तो कुछ भी नहीं पता चला, सब कुछ बाउंस जा रहा था, मेंस का तो हवा ही नहीं है मेंस की तो हमें। सो ठीक है, तो अपन लोग ग्रेविटेशन को करते हैं क्लोज, इस बुक को भी करते हैं क्लोज, दूसरी बुक पे चलते हैं। दूसरी बुक का नाम हमारा क्या है? दूसरी बुक का हमारा नाम है पहला चैप्टर, ठीक है, पहला चैप्टर, वो बुक का कोई नाम नहीं है, बुक फिजिक्स है फॉर 11 सेकेंड पार्ट, ठीक है, नाम तो यही है। पहले चैप्टर का नाम होगा हमारा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, देन विल गो टू द फ्लूइड मैकेनिक्स, देन विल गो टू द थर्मल यूनिट, ओके, जिसमें हम थर्मल हीट क्या नाम थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पढ़ेंगे, देन थर्मोडाइनमिक्स पढ़ेंगे, देन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ेंगे, देन ऑसिलेशन पढ़ेंगे, देन वेव पढ़ेंगे, देन 12th आ जाएगी, ठीक है, ज़्यादा दूर मत जाओ। तो अभी हम कल को पढ़ेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, तो ठीक है, यहाँ तक का सब कुछ कर लेना, अच्छे से समझ लेना, कुछ डाउट हो तो पूछ लेना। थैंक यू एवरीवन।